तो आपने घर में ऐसा कैसे माहौल बनाया? जब फाइनल लिस्ट आई थी एंड आई मिस द कट ऑफ बाय 12 मार्क्स, वो एक बहुत ही लो फेज था। तो शक्ति, दिस वाज योर 5th अटेम्प्ट एंड आई थिंक वो एक मोमेंट था कि 5 मिनट के लिए आई वाज टोटली फ्रीज। इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी हमारे पास कि ये फोटो स्टेट कापी वगैरह या कंप्यूटर या कोई लैपटॉप वगैरह ले आकर के घर पर रख लें। तभी भी जब मुझे ऐसा लगा था कि शायद यूपीएससी मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे नहीं करना चाहिए, तब मम्मी ने मुझसे ये कहा था कि सिट एंड टॉक टू योरसेल्फ। एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है कि भगवान तुम्हारे लिए रैंक 1 रखा कुछ हो। रखा। शक्ति, इस समय आपको बहुत सारे ऐसे युवा सुन रहे हैं, ऐसे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगी? जो गलतियां मैंने इनिशियली करी थी वो ये था। नमस्कार, उत्तर प्रदेश पुलिस की पॉडकास्ट सीरीज बियॉन्ड द बैच में मैं नेहा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि पुलिस परिवार की एक बेटी ने पूरे भारत में उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन किया है। यह सफलता सिर्फ एक सफलता नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, हिम्मत की, जज्बे की। ये कहानी है शक्ति दुबे की, हु हैज secured top position in the UPSC Civil Services examination. Her journey is true inspiration for many aspirants across the country, reflecting the power of dedication, hard work and resilience. So please join me in welcoming the CSC topper Shakti Dubey and the amazing people behind her journey, her proud parents. It's an honor to have you all here and welcome to the show. अब मेरा पहला प्रश्न शक्ति दुबे के पिताजी देवेंद्र कुमार दुबे जी से है कि जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ने यूपीएससी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? मैं यह सुन करके बहुत ही खुश हुआ, प्रसन्नचित हुआ। फिर हमारे घर से भी फ़ोन आ गया कि बेटी ने रैंक 1 प्राप्त किया है, तो विश्वास हो गया कि बिल्कुल सही है। फिर बेटी से मैंने बात किया, बेटी ने फ़ोन किया कि पापा जी फर्स्ट रैंक मेरा आ गया है। तो हमने कहा कि ये बिल्कुल भावुकता में थोड़ा सा रोने की आवाज़ें आने लगी। तो हमने कहा कि बिल्कुल शांत रहो, भोले बाबा का नाम लो, और ये सब उन्हीं की कृपा है कि तुम्हारा ये पोजीशन आया है। पिछले साल इसीलिए तुम्हें रोक दिए थे प्रभु कि 1 नंबर पर तुमको लाना था, यही था। और आप डीसीपी ट्रैफिक सर के कार्यालय में एज अ रीडर नियुक्त हैं प्रयागराज में। आज आपको लाखों लोग सुनेंगे, उत्तर प्रदेश के भी सुनेंगे, बाहर के भी सुनेंगे। सामान्यतः यह माना जाता है कि पुलिस कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, अनियमित दिनचर्या होती है, ड्यूटी आवर्स होते हैं। तो आपने घर में ऐसा कैसे माहौल बनाया या कौन सा माहौल बनाया जिससे आपकी बेटी ने इतनी सफलता हासिल की, और आपने इनको किस तरह से संतुलन बनाए रखने में मदद की? देखें, मैं रीडर के पद पर हूँ और पहले भी मैं कांस्टेबल के पद पर था, और ऑफिस की नौकरी मैंने पूरा किया है। बीट की नौकरी पुलिस विभाग में बहुत कम की है, और एक थाना घूरपुर है, वहीं पर मेरा सरकारी आवास था। और मेरा ट्रांसफ़र इधर उधर भी होता रहा, लेकिन बच्चों को वहीं पर शिफ्ट रखा। शुरुआती शिक्षा इनकी एसएमसी घूरपुर से शुरू हुआ था, और कहीं भी ट्रांसफ़र होता था, हमारे अधिकारी गण का इतना हमारे प्रति सहयोग रहता था, या काम के प्रति इतना मेरा लगाव था कि कोई भी कार्य रहता था तो मैं बहुत लगन से और मेहनत से करता था। हमारे उच्च अधिकारी गण से जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता हमको छुट्टी की मिली पड़ी या किसी भी चीज़ की, मैं बता देता था कि ये ज़रूरत है, तुरंत हमको छुट्टी मिल जाए, या किसी कार्य बस हमको भेज दिया जाता था कि आप जाइए बच्चों के लिए ये अपना देख करके और फिर चले आइए। तो आकर के मैं ऐसे कोई भी पढ़ाई से संबंधित इनकी व्यवस्थाएं करनी होती थी। तो जब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ गुड मेरिट लिस्ट, उसके बाद इनका ये हुआ कि नहीं पापा जी हम लोग बीएचयू से एमएससी करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, वहाँ से करो। फिर एमएससी करने के बाद अब तैयारी की तरफ इनका रुझान बढ़ा कि हम कुछ तैयारी करेंगे। तो हमने कहा वो भी कर लो। तो हम तो ड्यूटी में कहीं भी रहते थे। अब इनकी सहयोग के लिए ये था कि हमको पीडीएफ मिल जाता था कि हमको ये चीज़ चाहिए। तो जब शाम को हम आने लगते थे तो
एक दुकान को हमने फिक्स कर लिया था जी। फोटो कापी का। अब ये इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी हमारे पास कि ये फोटो स्टेट कापी वगैरह या कंप्यूटर या कोई लैपटॉप वगैरह ले आकर के घर पर रख दें। जी तो उनसे ही अपना सेटलमेंट कर लिए थे कि भैया अपना ले लेना कुछ हिसाब से, तो हमको फोटो कापी करके दे देते थे, वही ले आकर के इन लोगों को उपलब्ध करा देते थे। उसी से इनकी पठन पाठन का कार्यक्रम चलता रहा। जी पिछले साल 12 नंबर से मेरी बेटी का नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो बहुत ही भावुक हुई। जब भी मैं आता था तो दोनों आदमी की आंख में आंख निगाहें मिले तो भावुक होकर के रोने लगती थी। अभी भी वही चीज़ हमारे अंदर आ रहा है। जी लेकिन हमने संतावना दिया तो कि एक बार फिर हमारा बेटा ने इसको बच्ची को कहा कि दीदी एक बार ट्राई कर लो, जी हो सकता है कि भगवान तुम्हारे लिए रैंक 1 रखा कुछ हो, रखा हो, रैंक 1 रखा हो। और प्रभु ने भोलेनाथ की कृपा हुई, यही इन्होंने जी किया। अब हम शक्ति जी से उनके एकेडमिक जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपकी हायर एजुकेशन कहाँ से हुई। तो हमारे दर्शकों को कृपया इसके बारे में बताएं। मैंने पूरी एजुकेशन अपनी प्रयागराज से ही करी है। इनिशियली स्कूलिंग मैंने सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट घूरपुर से करी थी। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी, मतलब पीसीबी से मैंने करा था अपना क्लास 12। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से करी, पोस्ट ग्रेजुएशन फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करी थी इन बायोकेमिस्ट्री। सो थ्रू आउट अगर मैं अपनी एकेडमिक जर्नी की बात करूँ, सो आई हैव बीन थ्रू आउट bright student because I'm class 10th maybe I was 10 CGPA, 12th में I was topper of my school with 95%. Allahabad University से I'm a gold medalist, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से also I'm a gold medalist. But I think ये जो जर्नी UPSC की रही है इसमें काफ़ी लोज मुझे देखने को मिला because this was my 5th attempt जिसमें I could finally clear the exam. Shakti, did you always thought of joining the civil services since childhood, or did this idea come later? If I talk about the idea of civil services, this was planted by my father and we were in the childhood only. बिकॉज पापा पुलिस में थे, जिनका रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन होता था। पापा ने देखा था इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स को, तो वो घर पे आके यूज टू टेल अबाउट देम। तो वो आइडिया तो था, बट एज वी नो दैट जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं अपनी स्टडीज़ में बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट वी गो अहेड। तो मेरे स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन तो नहीं था, सो आई वेंट विद PCB, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। एंड दैट टाइम पे फिर आइडिया आया कि आई शुड गो फॉर मेडिकल साइंसेज, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो तब उस तरीके से ही तैयारी शुरू की थी। आई गेव UP CPMT एंड इन दैट आई वाज अवॉर्डेड BDS, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर dental services, so I went with my graduation normal, and once I moved for post graduation Banaras Hindu University, वहाँ पे हमें एक environment दिया जाता है research का during the dissertation period, and that time I thought that maybe my personality was not much suited for the research, and I started studying and reading about the civil services. So from there the interest started developing. तब मैंने last semester में पापा को call करके कहा था कि मुझे research नहीं करना, I want to go for UPSC. Yes, so it was way back in 2018 if I could say. Okay. And Shakti, what was your optional and why did you choose that optional? Okay, so my optional in UPSC was political science and international relations. I had my graduation in biochemistry, so this was a completely like a different option from that, because biochemistry is not awarded as a standalone optional by the UPSC. So I went along with PSIR based on certain factors. जैसे पहला था मेरा interest. I had lots of interest in political science, तो उसके लिए। दूसरा ये था कि it has a good overlap with other GS subjects. Like GS2 में भी अच्छा खासा overlap मिल जाता है। Apart from that, मैं PSIR के knowledge को ethics में भी मैंने यूज़ किया, ऐसे में भी यूज़ किया। एंड फोर्थ थिंग इफ आई कुड से वाज दैट इसका जो मटेरियल है, जो रिसोर्सेज हैं, वो वाइडली अवेलेबल थे मार्केट में, जिसकी वजह से इट वाज इजी फॉर मी टू इवन प्रिपेयर ऑन माय ओन। सो ये कुछ फैक्टर्स को आई कंसिडर्ड बिफोर गोइंग फॉर PSIR एज एन ऑप्शन। Okay. Shakti, please tell us about the strategy which you followed during your UPSC preparation and what all key factors were there which made this journey possible. Since I have had a really long journey, it was my 5th attempt, so I have gone through various hit and trial method. कभी कुछ ट्राई किया, कभी कुछ ट्राई किया, बट कुछ चीज़ें जो अल्टीमेटली वर्कड, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू क्लियर माई 4th प्रीलिम्स, आई वॉज एबल टू क्लियर माई 5th अटेम्प्ट एज वेल एज दैट। फर्स्ट थिंग इज बीइंग वेरी थरो विद द सिलेबस ऑफ UPSC ने एक बहुत ही डिटेल सिलेबस प्रोवाइड किया है अपने वेबसाइट पे, सो आई वेंट थ्रू दैट। सेकेंड वॉज हैविंग अ वेरी मिनिमम बुक लिस्ट। इनिशियल अटेम्प्ट्स में मैंने क्या किया था, हर सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक्स रखी थी, जिसकी वजह से लास्ट में रिविजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता था, कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं हो
पाता था. So I had a very minimum book list in these attempts. Third thing was I sticked to the basic NCRTs. Like instead of running back of some, as a standard sources, I went with NCRTs as my basics. And fourth thing were the previous year question, जो मैंने शायद neglect किए थे अपने initial attempts में. But previous year questions are the actual guide, क्योंकि UPSC पिछले 20-25 सालों से questions पूछ रही है. So from previous year question we get to analyze the themes which are important. We get to analyze the dimensions which UPSC is touching upon. तो ये 4 चीज़ें I think which I incorporated into my preparation, which made it possible for me to clear this in the 5th. Exactly. So Shakti, this was your 5th attempt. Yes. And इसके पहले आपने असफलताएं भी देखी हैं. तो इस पूरी जर्नी के दौरान आपने अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रखा? क्या कभी आपका हौसला डगमगाया कि इसे छोड़ देते हैं, कोई और करियर ऑप्शन देख लेते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो इनिशियली 3 प्रीलिम्स मैं क्लियर नहीं कर पाई थी. बट तभी भी जब मुझे ऐसा लगा था कि शायद यूपीएससी मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे नहीं करना चाहिए, तब मम्मी ने मुझसे ये कहा था कि सिट एंड टॉक टू योरसेल्फ, खुद से सच सच बोलो कि क्या जितनी रिक्वायर्ड थी मेहनत उतनी आपने करी है या नहीं. तो इनिशियल अटेम्प्ट्स में क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, सो मैं उतना जो टाइम डेडिकेटेड देना चाहिए था वो नहीं दे पा रही थी. सो आई थिंक वो एक लो फेज था जब 3 बैक टू बैक प्रीलिम्स नहीं हुए थे. तब मैंने ऐसे सोचा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ाती थी, लाइक कई सारे इंस्टीट्यूट से आई वाज एसोसिएटेड, तो मुझे लगा आई शुड गो अहेड विद दैट ओनली. बट वो जो 3rd अटेम्प्ट में आई डिसाइडेड कि अब छोड़ते हैं और जॉब और साथ में फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के लिए जाते हैं. सो आई थिंक दिस वॉज वन सेटबैक दैट आई फेस्ड, बट माई मदर हेल्प मी गेट बैक फ्रॉम देयर. सेकेंड वॉज व्हेन लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू तक गई थी और तब तक तो ऐसा हो गया था माइंड में कि मे बी दिस इज़ द अटेम्प्ट, क्या पता 4th में हो जाए. बट जब फाइनल लिस्ट आई थी एंड आई मिस द कट ऑफ बाय 12 मार्क्स, वो एक बहुत ही लो फेज था. बिकॉज तब लगा था कि दिस वॉज बाय गॉड ग्रेस कि मैं इंटरव्यू तक पहुंची, क्या पता अब दोबारा प्रीलिम्स ही क्लियर ना हो. तो जी हाँ, मेरे मन में ये ख्याल आया कई बार कि आई शुड लीव इट और आई शुड गो अहेड विद समथिंग एल्स. बट देन I realized one thing. मेरे लिए UPSC was not a career option. It was not just a job. Exactly. For me, for place where I come, from the kind of background that I come, हमारे लिए ये एक वो एजेंडा होता है for generational changes. Exactly. To bring that positive impact in the society. जैसे अभी तो घर से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बलिया से, and people are like so motivated that okay, Yes. now we can let our daughters go that ahead as well. Yes. तो ये एक एजेंडा हमेशा मम्मी ने कहा था कि ऑलवेज रिमेंबर द वाई, कि आपको ये जॉब क्यों करनी थी. Exactly. तो आई थिंक दैट केप्ट मी मोटिवेटेड फॉर दिस लॉन्ग ईयर्स एंड फाइनली आई कुड मेक इट इन द 5th अटेम्प्ट. जी. शक्ति, टेल अस अबाउट दैट इनक्रेडिबल मोमेंट जब आपको पता चला कि आपकी रैंक 1 आई है. तो एक्चुअली यूपीएससी का होता है कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है मॉर्निंग से सबको पता होता है क्या जा जाएगा. सो मैंने लीव लिया हुआ था, आई वाज एट होम ओनली, और मैं अकेली थी तब दिल्ली में पीजी में. तो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड स्क्रोलिंग थ्रू माय फोन कि कभी भी आ सकता है, क्या होगा. तो वो मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि एक मोमेंट था 1:30 तक का जब मैं रो रही थी और बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी. आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि काश 300-400 कहीं तो किसी रैंक में मेरा नाम हो. तो जब रिजल्ट आ गया तो सबसे पहला कॉल मुझे आया था मेरे ऑफिस से, एंड दे कॉल्ड मी एंड दे सेड कि शक्ति रिजल्ट्स आ गए हैं. तो आई डाउनलोडेड एंड आई सेड कि सर मेरे नाम के आगे 1 लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है ये फेक PDF है, क्योंकि इनिशियली लगता है शायद सच ना हो. तो उन्होंने कहा कि अपना रोल नंबर कंफर्म करो, और मैंने रोल नंबर कंफर्म किया, वेरीफाई किया, एंड दे सेड तब ये तुम्हारा ही है, फेक PDF नहीं है, इट्स ओरिजिनल वन. एंड आई थिंक वो एक मोमेंट था कि 5 मिनट के लिए आई वाज टोटली फ्रीज्ड. आई वाज थैंकिंग गॉड. मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने किसी को कॉल भी नहीं किया था. फिर मैंने पापा को कॉल किया, एंड क्योंकि मैं रो रही थी तो पहले पापा का भी था, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं. उन्हें शायद लगा होगा कि नहीं हुआ था, बट देन आई टोल्ड नहीं पापा इस बार हो गया और रैंक 1 आई है. सो आई थिंक रैंक 1 जो था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सरियल ब्यूटीफुल मोमेंट, बिकॉज वो 5-6 साल की मेहनत हैज़ फाइनली कम टू. तो इसका श्रेय आप अपने माता पिता को देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बिकॉज इस पूरी जर्नी में जो इतनी लंबी रही, जितना हमने नहीं सफ़र किया है, जितना हमने नहीं सुना है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि हम एकदम क्लोज हो जाते हैं, वी डोंट अटेंड फंक्शंस, वी डोंट गो आउट मच विद फ्रेंड्स. बट पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको फैमिली ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कई फंक्शंस में जाना पड़ता है, उन्हें बहुत चीज़ें सुननी पड़ती हैं फैमिली से, रिलेटिव से, आसपास के लोग. बट दे नेवर लेट दैट कम टू अस. उन्होंने कभी हमें इस चीज़ का बर्डन नहीं डाला. पापा का, मम्मी का, दोनों का एक ही था, आप लोग पढ़ो, जब तक आपको लगता है दैट यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट देन प्लीज़ गो अहेड विद इट. सो वो एक सपोर्ट हमेशा इनका रहा है. साथ में सिबलिंग्स रहे हैं जिन्होंने मतलब एक तरीके से नॉन UPSC पर्सपेक्टिव जो होता है लाइफ का, हाँ, दैट वाज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो आई ऑलवेज हैड दैट. आई विल रियली बी थैंकफुल टू माई फैमिली फॉर दिस. शक्ति, नाउ यू आर अ सिविल सर्वेंट. सो बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, एंड जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट में एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पोस्ट होंगी, तो बीइंग अ फीमेल ऑफिसर क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी, इसके बारे में हमें बताएं. So if I talk about priorities, I think since I have belonged to such a place जहाँ से मैं आती हूँ, बलिया, वहाँ पे हमने बहुत सारे इश्यूज़ देखे हैं जो स्पेसिफिक टू women रहे हैं.
be it sun meta preference, be it things like poor literacy rate. There are so many things that are going on. तो my mom always had this idea कि you guys should never be able to face that. आप लोग को कभी ये चीज़ फेस ना करनी पड़े लाइफ में. इसके लिए उन्होंने एजुकेशन हो हम लोगों की, हायर एजुकेशन हो, be it any services that we wanted for, she has always supported us for that. तो वो चीज़ें जब हमने बहुत ही करीब से देखी हैं, तो being a women officer मेरा हमेशा priority रहेगा on women rights. I think government ने बहुत कुछ किया हुआ है already, but issue lies in implementation. Specifically if we talk about the rural women, मुझे लगता है कि they are less aware about their rights, they are less aware about the initiatives of government of India. तो एक वो है ना empowered women at the grassroots level. Yes. I think that would be one of my priority area to work on. जी शक्ति, इस समय आपको बहुत सारे ऐसे युवा सुन रहे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे यूथ को, ऐसे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगी, क्या सफलता का मंत्र देना चाहेंगी जिससे वो भी आपकी तरह इस यूपीएससी की जर्नी में सफल हों? जो गलतियाँ मैंने इनिशियली करी थी वो ये था कि बिना एग्ज़ाम को समझे मैंने एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया था यूपीएससी का, जिसकी वजह से मुझे इतने अटेम्प्ट्स लग गए. आई थिंक द होमवर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिफोर राइटिंग द एग्ज़ाम. यू शुड बी वेरी थरो विद द सिलेबस ऑफ यूपीएससी सो दैट यू आर अवेयर कि क्या पढ़ना है और कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सिलेबस क्या है, कितनी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने पेपर्स हैं, क्या वेटेज है मेंस का, क्या वेटेज है लाइक इंटरव्यू का, सो दैट अकॉर्डिंगली आप उतना प्रायोरिटाइज कर पाओ अपनी प्रिपरेशन को. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ दैट यू नीड टू बी वेरी थरो विथ योर बेसिक्स. दैट इज़ आपकी एनसीईआरटीज़ जो हैं बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की, वो आपको अच्छी तरीके से फॉलो करनी है. आई थिंक स्टूडेंट्स रन बैक ऑफ अदर स्टैंडर्ड सोर्सेज एंड दे इग्नोर देयर एनसीईआरटीज़. बट आई थिंक एनसीईआरटीज़ वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिन्होंने मोस्ट ऑफ द चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है. आई थिंक दैट इज़ वन दैट स्टूडेंट शुड नॉट इग्नोर. थर्ड थिंग विल बी अगैन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज आई मैंशन, बिकॉज मैंने इनिशियली उसी को इग्नोर किया था एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज लॉस्ट इन माई प्रिपरेशन. मुझे वो की एरियाज नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहे थे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रेफरिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच बेसिकली मेड माई जर्नी मच मोर ईजियर. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आई वुड से. Fourth and the most important advice that I would like to give to the aspirants is do not get into UPSC without any plan B, because initially जब मैंने शुरू किया था I started with a job. तो एक हमेशा security था कि if I don't get into UPSC I'll always have an option to fall back upon. तो एक plan B जो है option जिसको मैंने हमेशा से ही support किया है, I think that should always be there. शक्ति, आपने प्लान बी के बारे में बात किया, तो हमारे यूथ को, हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को प्लान बी के बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताइए. अभी यूपीएससी की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है इसके रिजल्ट्स में. वी सी ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर करते हैं प्रीलिम्स के लिए, बट अल्टीमेटली देयर आर सम 900 to 1000 स्टूडेंट्स हु मेक इट टू द लिस्ट. तो 99% ऑफ देम विल नॉट गो देयर. तो ये है. फिर लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, एज का क्राइटेरिया है, देयर आर सेवरल things that will come into factors that will come to play an important role in this. तो एक अपने लिए एक मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, एक स्ट्रेंथ के लिए आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए टू फॉल बैक अपॉन. लाइक इफ आई वाज फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड, आई हैड लाइफ साइंसेस, तो इनिशियली ही मैंने स्टार्ट कर दिया था टू मेंटर स्टूडेंट्स फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड जो थे. फिर अभी धीरे धीरे सिंस व्हेन आई वाज इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन आई मूव्ड अहेड विद मेंटरिंग द स्टूडेंट्स फॉर यूपीएससी. सिमिलरली दे कैन बी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु कैन हैव एन ऑप्शन इन द IT सेक्टर और इन द इंजीनियरिंग फील्ड. मेडिकल स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज हैव ऑप्शन टू गो बैक टू MBBS and complete their higher education there. इसके अलावा अगर हम बात करें तो there are also several other government examinations like the state PCS we have. We also have SSC, banking. Then there are other exams like RBI, NABARD, SEBI वगैरह. तो इन सब को भी अगर आप prioritize करके चलेंगे तो I think that will be more important, because in the end it's also about your own stability. अगर आपका mentally आप उतने strong और resilient नहीं हो, it becomes really tiring in this journey. तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि have a plan B so that what if not, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे थिंक कि हमारा हो जाएगा, ठीक है. वी डू नॉट अकाउंट द फेलियर, एंड जिसकी वजह से इन दी एंड अगर नहीं होता है तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम्स क्रैशिंग डाउन, बिकॉज एक एम्पायर आप खुद के लिए बिल्ड कर लेते हो, एंड व्हाट इफ डजंट कम्स आउट टू बी ट्रू. तो इसलिए प्लान भी होना आई थिंक इज रियली इंपॉर्टेंट. मेरा लास्ट क्वेश्चन देवेंद्र जी आपसे है. आपको तमाम पिता भी आज सुन रहे होंगे. हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बच्चियों की शिक्षा को इग्नोर किया जाता है, उनको पढ़ा के और फिर शादी कर दी जाती है. तो ऐसे तमाम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भी अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और उनकी भी बच्चियां शक्ति जैसी बने? देखें, हमने कभी भी बेटा और बेटी में अंतर नहीं माना जी. हमारे एक लड़के हैं जी और 3 बेटियां हैं जी. लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये हमारे बेटे नहीं हैं. जी. रही बात
हमारे गवर्नमेंट का भी प्लान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संदेश है। और हम तो यही चाहेंगे कि सभी अभिभावक जितने भी हैं बेटा बेटी में कोई अंतर न माने, और जहाँ जहाँ बच्चियाँ हमारी पढ़ने के लिए कहीं वहाँ मैंने इनको भेज करके पढ़ाई करवाया। और किसी जगह से कोई भी हमें किसी प्रकार का अप्रिय संदेश नहीं मिला। जहाँ तक जिस भी यूनिवर्सिटी वगैरह में जहाँ भी बच्चियाँ हमारी पढ़ी, वहाँ के प्रोफेसर वगैरह बुला करके हमको बहुत ही प्रोत्साहित किए कि आप जैसे अभिभावक जो हैं, आप जैसे पिता हैं कि आपने बेटियों को इतना इस रूप से रखा है और पढ़ाने लिखाने में काफ़ी मदद की है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सभी अभिभावक अपने बच्चियों को बेटे की तरह जाने और उनको पढ़ने में उनका सहयोग प्रदान करें। Today's special episode was not just about results or ranks. It was about resilience, dream and unwavering support from family. हम और हमारा पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार अपनी बेटी को शुभकामनाएं देता है और कामना करता है कि ये नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, सफलताएं प्राप्त करें। We hope this episode leaves you motivated and inspired. जय हिंद। आप इस पॉडकास्ट को और इससे जुड़े अन्य एपिसोड्स को यूपी पुलिस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।